कर दो रिकॉर्डिंग चालू। हाँ भाई, कल जहां तक पढ़ाया था ना मैंने, कल अपन पढ़ रहे थे, आपको अगर याद हो तो गणितीय विश्लेषण पढ़ रहे थे अपन व्यतिकरण का। और गणितीय विश्लेषण में अपन ने जो है वो सॉरी मैथमेटिकल एनालिसिस ऑफ इंटरफेरेंस पढ़ रहे थे भाई, ध्यान नहीं रहा मेरे को मीडियम का इसलिए, है ना। तो मैथमेटिकल एनालिसिस ऑफ इंटरफेरेंस पढ़ रहे थे, उसमें एम्पलीट्यूड ऑफ रिजल्टेंट वेव तक मैंने पढ़ा दिया था, ठीक है ना। उसके बाद में अब अपन चलते हैं इंटेंसिटी ऑफ रिजल्टेंट वेव। इंटेंसिटी ऑफ ए रिजल्टेंट वेव, ठीक है। तो सबसे पहले अपन चलें, एज वी नो I इज इक्वल टू के ए स्क्वायर, वेयर ए इज ए एम्पलीट्यूड ऑफ ए वेव, ठीक है। तो अब अपन चलें इसमें, एम्पलीट्यूड अपन जानते हैं कि कल मैंने जो है ना एम्पलीट्यूड को ई से लिया था भाई, क्या लिया था, ई से लिया था। इलेक्ट्रिक वेक्टर से स्टडी कर रहे थे अपन, देन इलेक्ट्रिक वेक्टर से स्टडी करें तो I इज इक्वल टू के ई एम का स्क्वायर by placing value of em square, I is equal to k em1 का स्क्वायर प्लस em2 का स्क्वायर प्लस 2 em1 em2 cos phi। एम आई राइट? कोई दिक्कत नहीं है यहाँ तक तो अपने पास। देन मल्टीप्लाई करें, I is equal to k em1 का स्क्वायर प्लस k em2 का स्क्वायर प्लस 2k em1 em2 cos phi। शायद ये टॉपिक हो भी गया था, ध्यान नहीं रहा, थोड़ा बहुत हो गया था। तो वापस अपन चलें, I इज इक्वल टू I1 प्लस I2 प्लस 2, थोड़ा चेंज कर रहा हूं भाई मैं, k स्क्वायर em1 स्क्वायर em2 स्क्वायर एंड cos phi। cos phi रूट में नहीं है भाई अपने पास, अलग है। इसका रूट लोगे तो वापस वही आ जाएगा, तो ये इट कैन बी रिटन एज, कोई दिक्कत नहीं है। वेयर एक चीज बता देता हूं, I1 एंड I2 आर इंटेंसिटी ऑफ फर्स्ट एंड सेकंड वेव्स। I1 is taken as k em1 का स्क्वायर, I2 is equal to k em2 का स्क्वायर। I1 and I2 are intensity of first and second wave। इसको यहाँ से चेंज करें, k स्क्वायर के k into k लिख सकते हैं यहाँ पर, तो k em1 का स्क्वायर हो जाएगा एंड क्या हो जाएगा k em2 का स्क्वायर। देन वी गेट I is equal to I1 plus I2 plus 2 रूट I1 I2 cos phi। It is formula of intensity of a resultant wave। इसमें थोड़ा एक कंडीशन ले लेते हैं, if waves are same amplitude, waves are same ले लें, same intensity, waves have same intensity, then I1 is equal to I2। क्या पूछ रहा है भाई, कंडीशन ऑफ इंटरफेरेंस भी बता दो। अरे अजय एक बार ये टॉपिक पूरा हो जाने दे, मैंने कल कहा था ना कि भाई मैं एक टॉपिक जंप कर रहा हूँ, कंडीशन ऑफ इंटरफेरेंस रही है ना, तो वो जब तक ये टॉपिक पूरा नहीं होगा ना तब तक नहीं आ सकती वो, ठीक है। मैंने कहा था भाई वो एक बार जंप कर रहा हूँ, तो वो जंप जो है ना कंडीशन ऑफ इंटरफेरेंस ही किया था मैंने, ठीक है बेटा। मैं अपने आप बता दूंगा, कोई दिक्कत नहीं है। तूने याद दिलाया इसके लिए थैंक यू, मैंने कहा भी था कल का याद दिलाना है। I dash, then I is equal to I dash 2 root I dash cos of phi, right। नेक्स्ट अपन चलें, I is equal to 2I dash plus 2 I dash cos of phi। 2 कॉमन क्या रहेगा बताओ, ये आ गया अपने पास, I dash भी कॉमन, 1 प्लस cos phi। देखो भाई हाफ एंगल में बदलना चाहते हैं अपन इसको, किसमें बदलना चाहते हैं, हाफ एंगल में।
मैथ्स वाले बच्चे तो सब जानते हैं, थोड़ा बायो वालों बच्चों को पता नहीं रहता है तो बता देता हूँ। एक फॉर्मूला है 1 प्लस कोस 2 थीटा बाई 2 इज इक्वल टू कोस स्क्वायर थीटा। 1 प्लस कोस 2 थीटा बाई 2 इज इक्वल टू कोस स्क्वायर थीटा। 2 को इधर मल्टीप्लाई करें, देन क्या रहेगा 1 प्लस कोस 2 थीटा इज इक्वल टू 2 कोस स्क्वायर थीटा। सो दैट cos 2 theta it can be written in terms of a cos square of a theta। cos square theta की टर्म में लिख सकते हैं। एक चीज और यहां से देखो आप, यहाँ पर 2 थीटा है, यहाँ पर थीटा हो गया, तो हाफ एंगल हो गया कि नहीं हो गया? 2 थीटा का थीटा ही रह गया, तो इसको हाफ एंगल फॉर्मूला कहते हैं भाई। बायो वाले बच्चों के लिए इतना डिटेल से बता रहा हूँ। कौन सा फॉर्मूला है? इट इज ए हाफ एंगल फॉर्मूला। जैसे बायो वाले बच्चों को भी 11th फिजिक्स में पढ़ा दिया होगा, ठीक है ना, फिर भी चलो कोई बात नहीं है। इस बेस पे जो है ना इसको चेंज कर रहा हूं मैं। देन आई इज इक्वल टू 2i डैश इंटू 2 कोस स्क्वायर 5/2। आया समझ में कैसे? इसका हाफ करना है तो 2 थीटा का हाफ थीटा होता है, तो 5 का हाफ कितना हो जाएगा? 5/2 हो जाएगा, आधा कर दो इसमें। देन आई इज इक्वल टू 4i डैश कोस स्क्वायर 5/2। इट इज इंटेंसिटी ऑफ रिजल्टेंट वेव। अब एक बार आप स्क्रीनशॉट ले लें, उसके बाद में अपन आगे बढ़ेंगे भाई। चलो जी भाई, एक जो है भाई मैंने कहा था भाई मंडे को जो है ना मेरे को वो तुम्हारे नोट्स के पीडीएफ भेजना है। एक शायद केवल विवेक ने भेजा है मेरे पास, अब बाकी बच्चे नहीं भेज रहे हैं ना, तो आज का इंतजार कर रहा हूँ मैं। बाकी कल जो है ना घर पे फोन का इंतजार करो आप। फिर आज तो मैं इंतजार कर रहा हूँ, कल तुम इंतजार करो कि तुम्हारे गार्जियन से बात करूंगा और उसके बाद उनको बताऊंगा कि ये क्या पढ़ रहे हैं या नहीं पढ़ रहे हैं। ज्यादा ठीक यही रहेगा कि आप खुद ही भेज देंगे तो आज अच्छा लगेगा आपको भी, कि आपने होमवर्क किया भी है या नोट्स की कॉपी बना भी रहे हैं या नहीं बना रहे हैं, तो मुझे पता तो चले। चलो जी भाई, नेक्स्ट है फेज डिफरेंस थीटा फाइंड करना है। आप थोड़ा सा एक बार इक्वेशन नंबर 4th एंड 5th यूज में लेंगे भाई अपन। कौन से इक्वेशंस यूज में लेंगे अपन? 4th एंड 5th यूज में लेंगे। इक्वेशन नंबर 4th में तो ये था, आपको याद हो तो, em1 प्लस em2 cos phi इज इक्वल टू em cos थीटा। एंड 5th में ये था em sin phi is equal to em sin theta। इट इज इक्वेशन नंबर 5th। 4th एंड 5th को यूज में लेके थीटा का वैल्यू फाइंड करना है, एंड em नहीं आना चाहिए भाई। थीटा का वैल्यू फाइंड करना है एंड em नहीं आना चाहिए। तो अपन बहुत सिंपल सा है, 5th को 4th से डिवाइड कर दो भाई। 5th को 4th से डिवाइड करें, देन बाय इक्वेशन 4th एंड 5th we get em sin phi upon em1 plus em2 cos phi is equal to em sin theta upon em cos theta। इससे कैंसिल आउट हो जाएगा, ये tan थीटा के इक्वल हो जाएगा। लेफ्ट का राइट, राइट का लेफ्ट करें अपन, देन वी गेट tan थीटा इज इक्वल टू em sin phi upon em1 प्लस em2 cos phi। ठीक है, tan इनवर्स ले लें, देन थीटा इज इक्वल टू tan इनवर्स em sin phi अपॉन em1 प्लस em2 cos phi। ये भी 11th में पैरेललोग्राम लॉ में है भाई,
क्यू साइन अल्फा अपॉन पी प्लस क्यू कोस अल्फा। एक बार आप स्क्रीनशॉट ले लें, उसके बाद में आगे बढ़ेंगे। चलो जी भाई। हाँ भाई, एक सेकेंड, आज बच्चे लेट तक कैसे जुड़ रहे हैं भाई। देखो अपने पास जो रिजल्ट्स आए वो ये आए भाई। एम्पलीट्यूड क्या आया, ई एम इज इक्वल टू ई एम वन स्क्वायर ई एम टू स्क्वायर टू ई एम वन ई एम टू कोस फाई हो गया। थीटा सॉरी इंटेंसिटी ले लें, आई इज इक्वल टू आई वन प्लस आई टू टू रूट आई वन आई टू कोस फाई हो जाएगा। एंड थीटा इज इक्वल टू टेन इनवर्स ई एम टू साइन फाई अपॉन ई एम वन प्लस ई एम टू कोस ऑफ फाई। ये रिजल्ट्स आए हैं भाई सारे के सारे, ठीक है ना। तो अब इसी के बेस पे जो एक बार तो कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस के लिए पढ़ेंगे और एक बार डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस पढ़ते हैं अपन। तो फॉर ए कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस देखो, एज वी नो फेज डिफरेंस फॉर कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस कितना होता है भाई, 0। उसके बाद फर्स्ट तो है 0, फिर 2 पाई 4 पाई एंड सो ऑन। कहां तक जाता है ये, 2n पाई तक जाता है अपने पास। देखो भाई एक बता देता हूं थोड़ा सा मैं। अरे आज नेट की प्रॉब्लम है क्या भाई, सारे बच्चे वापस फिर रिकनेक्ट हो रहे हैं, क्या चक्कर है। हाँ भाई देखो, साइन कोस ये सब जो हैं दीज आर पीरियोडिक फंक्शंस हैं अपने पास। साइन कोस जो ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस हैं वो सब पीरियोडिक फंक्शंस हैं। पीरियोडिक फंक्शंस का मीनिंग होता है एक पर्टिकुलर टाइम इंटरवल के बाद में अपनी वैल्यू को रिपीट करते हैं भाई। एक पर्टिकुलर टाइम इंटरवल के बाद में अपनी वैल्यू को क्या करते हैं, वो रिपीट करते हैं। थोड़ा सा बता देता हूँ भाई, बायो वालों के हिसाब से भी हो जाएगा और मैथ्स वाला भी कोई मेरे जैसा कमजोर होगा तो वो भी सीख जाएगा। ये 0 90 आप जानते ही हैं, 180 270 एंड 360 यही चलता है अपने पास, ठीक है ना। अब अगर 360 में 90 और ऐड कर दोगे तो ये 450 हो जाएगा, फिर 540 हो जाएगा यहाँ पर, और 90 ऐड करोगे तो 630 हो जाएगा और 720 हो जाएगा, ठीक है। अगर आप रेडियन में लिखते हो तो ये π/2 हो जाएगा, ये पाई हो जाएगा, ये 3π/2 हो जाएगा, ये 7π/2 हो जाएगा, ये 2 पाई हो जाएगा, ये 4 पाई हो जाएगा, ये 5π/2 होगा एंड ये 9π/2 हो जाएगा अपने पास, या 3 पाई ले लो सीधे। ये कितना हो गया, ये 3 पाई के इक्वल हो जाता है। पीरियोडिक फंक्शन कैसे हैं देखो एक बार, आप इसको सर्कल को ध्यान से देखोगे, 0 360 720 तीनों एक ही जगह आ रहे हैं कि नहीं आ रहे हैं। ऐसे ही 90 450 ये भी एक ही जगह आ रहे हैं कि नहीं आ रहे हैं। इसका मीनिंग ये है कि जैसे मैं बताता हूं, आप साइन 90 का वैल्यू निकालना चाहते हैं, साइन 90 का वैल्यू 1 होता है तो साइन 450 का वैल्यू भी 1 ही होता है भाई। ये मतलब है पीरियोडिक फंक्शन का। इस पर लाइन पर जो जो भी आएंगे उनका वैल्यू सेम होगा। अब यहां से देखो, जैसे साइन 0 का वैल्यू 0 है, साइन 360 का वैल्यू भी कितना होगा 0, साइन 450 का वैल्यू भी कितना, 750 का वैल्यू 720 का वैल्यू भी कितना होगा 0। अगर आप देख रहे हैं तो 0 2 पाई
4 पाई एक ही जगह है कि नहीं है, ऐसे ही पाई 3 पाई ये भी एक ही जगह है कि नहीं है। तो ये सब पीरियोडिक फंक्शन है अपने पास। तो 0 2 पाई 4 पाई, अब एक बार यहाँ से देखो 0 2 पाई 4 पाई, इसका मतलब ये सब अलग अलग नहीं है साइन कोस के हिसाब से अगर आप निकालते हो तो ये सारे एक ही जगह है कि नहीं है। इसीलिए अगर अपने को मान लो कि साइन या कोस का वैल्यू फाइंड करना है तो इनमें से कोई सा भी काम में ले लो आंसर सेम आएगा भाई। इनमें से कोई सा भी काम में ले लो आंसर में कोई चेंज नहीं होगा, आंसर अपने को सेम ही मिलेगा। ठीक है, ये इसलिए बोला है कि अब जैसे एम्पलीट्यूड फाइंड करना है तो ई एम बराबर फॉर्मूला क्या है बोलो, ई एम 1 का स्क्वायर प्लस ई एम 2 का स्क्वायर प्लस 2 ई एम 1 ई एम 2 कोस 0। 0 ले लो चाहे 2 पाई ले लो चाहे 4 पाई ले लो आंसर सेम आएगा, इसलिए कोई सा भी लिया जा सकता है। तो मैं फर्स्ट वाला ले लेता हूँ कोस 0, क्योंकि 0 का वैल्यू सबको है ही अपने पास मालूम। तो कोस 0 लेते हैं अपन। वैल्यू ऑफ कोस 0 आप सब जानते हैं इट इज इक्वल टू 1 होता है। देन वी गेट क्या होगा बताओ चलो भाई, ई एम इज इक्वल टू रूट में ई एम 1 का स्क्वायर ई एम 2 का स्क्वायर प्लस 2 ई एम 1 ई एम 2। फॉर्मूला आप जानते ही हैं ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। इट कैन बी रिटन इन फॉर्म ऑफ a प्लस बी का होल स्क्वायर। देन ई एम इज इक्वल टू ई एम 1 प्लस ई एम 2 का होल स्क्वायर। देन ई एम इस समय एम्पलीट्यूड मैक्सिमम है भाई, एंड ई एम 1 प्लस क्या होगा ई एम 2। आप अगर देख रहे हैं साइन किसका है यहाँ पर, पॉजिटिव साइन है, तो एम्पलीट्यूड जो होगा वो अपने पास क्या हो जाएगा, इंक्रीज होगा भाई। हाँ भाई विवेक ने बताया वो सही है, ई एम 1 प्लस क्या हो जाएगा एम्पलीट्यूड इंक्रीजेज। तो ये रिजल्ट आया इंक्रीजेज। आगे अपन चलें। इफ है मान लो कि वेव्स आर सेम है, ई एम 1 इज इक्वल टू ई एम 2, एम्पलीट्यूड सेम हो तो क्या रहेगा अपने पास ई एम डैश हो जाएगा, ये रखेंगे। देन क्या रहेगा ई एम इज इक्वल टू 2 ई एम डैश, सो दैट इफ वेव्स आर सेम इन कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस देन रिजल्टेंट एम्पलीट्यूड इज ए डबल ऑफ एम्पलीट्यूड ऑफ वन वेव। नेक्स्ट अपन चलते हैं बेटाओ, ये तो अलग ही रखने देते हैं अपन, इंटेंसिटी फाइंड करते हैं अपन। इंटेंसिटी देखो I1 प्लस I2 प्लस 2 रूट ये आया I1 I2 कोस फाई आया, कोस फाई की जगह क्या रखोगे यहाँ पे 0। एज वी नो वैल्यू ऑफ कोस 0 इज इक्वल टू 1। इसको यूं लिख सकते हैं क्या, थोड़ा सा देखो, रूट I1 का होल स्क्वायर प्लस रूट I2 का होल स्क्वायर प्लस 2 रूट I1 I2। आप समझ गए होंगे, अपने पास कुछ ही नहीं किया है मैंने, रूट लेके स्क्वायर कर दिया तो आंसर वापस वही आ जाएगा। तो कंप्लीट अपने पास है स्क्वायर करने के लिए ये किया है, फॉर्मूला बन गया ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, सो दैट रूट I1 का रूट I1 प्लस रूट I2 का होल स्क्वायर, ये I मैक्सिमम है भाई अपने पास। ठीक है, इसमें भी प्लस आ रहा है, इट मींस इंटेंसिटी भी क्या होगी मैक्सिमम होगी। मैंने कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस में आप लोगों को यही बताया था कि फॉर कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस एम्पलीट्यूड ऑफ रिजल्टेंट वेव एंड इंटेंसिटी ऑफ रिजल्टेंट वेव्स बिकम्स ए मैक्सिमम and bright fringes can be seen in a constructive interference। इसी में एक और चल लेते हैं भाई, if I1 equal to I2 is equal to I dash, then we get I is equal to रूट में I dash प्लस रूट में I dash का होल स्क्वायर एंड I is equal to, आप समझ में आ गया होगा, 4I dash आ जाएगा। So that if
resultant, if a waves are same in constructive interference, then resultant waves intensity is a 4 times of a one a wave. एक बार आप स्क्रीनशॉट लें, उसके बाद में फेज डिफरेंस वगैरह देखेंगे और आगे बढ़ेंगे। चलो जी, देखो भाई, अब अपन इसी में चलते हैं। अभी वापस फेज डिफरेंस और रह गया इसमें बाकी। फेज डिफरेंस थीटा इज इक्वल टू टेन इनवर्स EM2 साइन 0। आ गया होगा समझ में? EM1 प्लस EM2 कोस 0। कुछ नहीं किया है भाई, इसमें वैल्यू रखा है। फाई का वैल्यू कितना अपने पास 0, क्योंकि यही तो लेके चल रहे हैं अपन सारा। कोस 0 का वैल्यू तो 1 हो जाएगा, साइन 0 का वैल्यू कितना हो जाएगा 0। ऊपर वाली टर्म अगर 0 है तो फिर किसी से ही डिवाइड करो, आंसर फिर किसके बराबर आएगा? 0 के इक्वल आ जाएगा। थीटा इज इक्वल टू टेन इनवर्स 0। आप ये जानते हैं कि 10 में 0 कहां पर आता है? 0 पर ही आता है। तो थीटा इज इक्वल टू कितना हो जाएगा? 0। फेज डिफरेंस इज ए 0, सो दैट रिजल्टेंट वेव इज ए ट्रेवलिंग विथ इनिशियल वेव्स। रीजन, क्योंकि अपने पास फेज डिफरेंस कितना हो गया? 0। तो रिजल्टेंट वेव जो है इनके साथ ही चलेगी हुई अपने पास। अब एक डायग्राम बता देता हूं, उससे सारा खेल समझ में आ जाएगा कैसे साथ चलती है। देखो, ये तो फर्स्ट वेव ले लेता हूं भाई मैं। एम्पलीट्यूड ऑफ फर्स्ट वेव जो है वो EM1 ले लिया अपन ने। कितना ले लिया? EM1। सेकेंड वेव जो है वो यहीं से स्टार्ट कर लेता हूं, क्योंकि फेज डिफरेंस 0 से ही स्टडी कर रहे हैं अपन। तो ये सेकेंड वेव ले ली मैंने अपने पास, ये इसकी सेकेंड वेव हो गई, ये सेकेंड वेव हो गई। सेकेंड वेव में जो एम्पलीट्यूड है वो EM2 ले लो, यहां से यहां तक का। ठीक है, अब एक बार देखो भाई कैसे ऐड हो रहे हैं। ये फर्स्ट वेव का एम्पलीट्यूड, ये सेकेंड का, ऐड होंगे एक सबट्रैक्ट होंगे? ऐड होंगे, क्योंकि एक ही डायरेक्शन में है ना। ये भी प्लस में है, ये भी किस में है? प्लस में। अगर ये प्लस में 3 है, ये प्लस में 4 है, तो रिजल्टेंट कितना हो जाएगा? प्लस में 7 हो जाएगा। नीचे अगर आप देखोगे तो माइनस में 3 एंड माइनस में 4 होगा, तो ये माइनस में 7 हो जाएगा अपने पास। तो अपन ये कह सकते हैं कि जो रिजल्टेंट वेव आएगी वो इन दोनों से बड़ी आएगी, इनके साथ साथ चलेगी, और इसका जो एम्पलीट्यूड होगा वो EM इज इक्वल टू EM1 प्लस क्या होगा? EM2। ये रिजल्टेंट वेव है भाई, ये रिजल्टेंट वेव। एक चीज और बता देता हूं मैं आप लोगों को। देखो, ये फर्स्ट वेव का क्रेस्ट है, ये सेकेंड वेव का क्रेस्ट है। ये फर्स्ट वेव का ट्रो है, ये सेकेंड वेव का ट्रो है। इसका मतलब ये हुआ कि कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस में क्रेस्ट जो है वो क्रेस्ट से मिलता है, ट्रो जो है वो ट्रो से मिलेगा। ये इसलिए बताया है कि आगे यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट आएगा ना, तो उसमें फिर यही अपने पास एक्सप्लेन करेंगे। सो दैट इन कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस क्रेस्ट मीट्स विथ क्रेस्ट एंड ट्रो मीट्स विथ ट्रो। स्क्रीनशॉट ले लें, उसके बाद में फिर आगे बढ़ेंगे।
चलो जी भाई, फॉर ए डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस, तो डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस स्टडी करते हैं अपन। चलो डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस, as we know phase difference for destructive interference pi 3 pi 5 pi एंड सो ऑन 2n माइनस 1 पाई। मैंने बताया था 2n माइनस 1 भी चलता है और 2n प्लस 1 भी चल सकता है, दोनों ही चलते हैं भाई, ठीक है ना। 2n माइनस 1 से पढ़ लेते हैं अपन, कोई दिक्कत नहीं है। ये फिर वापस चलते हैं पाई 3 पाई 5 पाई, अभी थोड़ी देर पहले ही बताया था, सब पीरियोडिक फंक्शन है, तो कोई सा यूज में ले लो आंसर सेम आएगा। अपन फर्स्ट ही यूज में लेंगे इसके लिए, तो पहले तो एम्पलीट्यूड चलें, देन ई एम इज इक्वल टू रूट ई एम वन का स्क्वायर ई एम टू का स्क्वायर टू ई एम वन ई एम टू कोस पाई, कोस पाई मतलब कोस 180, एज वी नो वैल्यू ऑफ कोस 180 माइनस 1 होता है अपने पास, तो ये माइनस 1 आ जाएगा। देन ई एम इज इक्वल टू ई एम वन का स्क्वायर ई एम टू का स्क्वायर माइनस 2 ई एम वन ई एम टू। अब मैं आपको बता देता हूं, कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस में यहाँ प्लस आता है और इसमें क्या आ जाएगा, माइनस आ जाएगा। वो अपने पास इंक्रीज होता है और ये क्या हो जाएगा, डिक्रीज होता है। उसमें मैक्सिमम चलेगा और इसमें क्या चलेगा बेटाओ, मिनिमम चलेगा। तो बस यही चलना है अपने को। तो क्या लिख सकते हो, ई एम इज इक्वल टू ई एम वन माइनस ई एम टू का होल स्क्वायर हो जाएगा अपने पास। देन ई एम मिनिमम आएगा भाई, ई एम वन माइनस ई एम टू हो जाएगा, ठीक है। तो एम्पलीट्यूड डिक्रीजेज होगा भाई, क्या लिखेंगे इसमें, एम्पलीट्यूड डिक्रीजेज। आ गया। इफ है em1 is equal to em2, waves are same, दोनों इक्वल, देन em is equal to 0, ठीक है। अभी एक इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी बताऊंगा। अब अपन चलते हैं इसमें इंटेंसिटी, I फॉर्मूला बोलो, I is equal to I1 I2 प्लस 2 रूट I1 I2 cos पाई। वैल्यू ऑफ cos पाई कितना होता है, माइनस 1 होता है अपने पास, तो ये cos पाई का वैल्यू माइनस 1 ले लेते हैं अपन। तो क्या रहेगा, I इज इक्वल टू रूट I1 का होल स्क्वायर रूट I2 का होल स्क्वायर माइनस 2 रूट I1 I2 हो जाएगा अपने पास, ठीक है। इस आ गया होगा समझ में। ये लिख सकते हैं I मिनिमम इज इक्वल टू रूट I1 माइनस रूट I2 का होल स्क्वायर। इंटेंसिटी भी भाई मिनिमम होती है इसमें, ठीक है। इफ I1 is equal to I2 is equal to I dash, then I minimum is equal to 0। ये देखो भाई, इंटेंसिटी भी 0 और एम्पलीट्यूड भी क्या हो गया, 0। कब हुआ, डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस में हुआ। और डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस में भी कब हुआ, जब एम्पलीट्यूड सेम है। एम्पलीट्यूड सेम है मतलब वेव सेम है अपने पास, so that in destructive interference intensity and amplitude becomes 0 if amplitude of waves are same। अब अपन चलें
रिजल्टेंट एम्पलीट्यूड जीरो, इंटेंसिटी भी जीरो हो गई, इंटेंसिटी जीरो हो गई मतलब एनर्जी भी जीरो हो गई अपने पास, ठीक है ना। तो अब सबसे पहले अपन चलें, जब लाइट की इंटेंसिटी ही जीरो हो गई इसका मतलब वहां पर लाइट वेव्स है ही नहीं। जहां लाइट वेव्स नहीं होती है वहां पर क्या होता है फिर, अंधेरा। जहां लाइट वेव्स नहीं होती है वहां पर क्या होता है फिर, अंधेरा हो जाता है अपने पास, देखा ही है अपन ने। अगर रात में लाइट ऑफ कर देते हैं तो सन तो है ही नहीं अपने पास, तो लाइट वेव्स नहीं है तो अंधेरा हो जाएगा। और अंधेरे का कलर कैसा होता है, काला, ब्लैक होता है कि नहीं होता है अपने पास। तो अब अपन ये कह सकते हैं कि डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस में, यूं तो जो मैं डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस में फ्रिंज बोलता हूँ ना भाई, मैं डार्क फ्रिंज बोलता हूँ। कौन सी फ्रिंज बोलता हूँ मैं, हमेशा ही डार्क फ्रिंज बोलता हूँ, मैं ब्लैक नहीं बोलता हूँ। उसका रीजन भी है, देखो यहाँ पर इंटेंसिटी I1 माइनस रूट I2 हो रहा है अपने पास, तो ये जीरो नहीं है, मिनिमम तो है। मिनिमम है तो कौन सी फ्रिंज बोलेंगे इसको, डार्क, ठीक है ना। ब्लैक नहीं बोलेंगे इसको। ब्लैक कब बोलेंगे ये बताओ, जब वो जीरो हो जाएगी। तो इसका मतलब ब्लैक फ्रिंजेस में अपीयर्स इन destructive interference if amplitudes are same। इसीलिए मैंने ये कहा था कि ग्रे, आगे कंडीशन भी बताऊंगा मैं। हाँ भाई, कंडीशंस ऑफ इंटरफेरेंस में एक इंपॉर्टेंट कंडीशन भी है, एम्पलीट्यूड ऑफ वेव्स अप्रोक्सीमेटली सेम होने चाहिए, मस्ट सेम। अगर एग्जैक्टली सेम है तो बहुत अच्छा माना जाता है भाई। कैसे माना जाता है, अगर एम्पलीट्यूड एग्जैक्टली सेम है देन अपने पास जो डार्क फ्रिंज होगी वो कौन से कलर की हो जाएगी, ब्लैक कलर की। तो बैकग्राउंड काला हो गया कि नहीं हो गया अपने पास, पूरा का पूरा बैकग्राउंड क्या हो जाएगा, ब्लैक हो जाएगा अपने पास, ठीक है। अब ब्लैक है, और अभी थोड़ी देर पहले ब्राइट फ्रिंज पढ़ाई थी, ब्राइट फ्रिंज की इंटेंसिटी मैक्सिमम हो जाएगी। तो ब्राइट फ्रिंज की इंटेंसिटी मैक्सिमम और उसके पास में जो डार्क फ्रिंज है उसकी इंटेंसिटी जीरो, मतलब वो ब्लैक हो जाएगी। तो ब्लैक एंड व्हाइट का कॉन्ट्रास्ट कॉम्बिनेशन होता है कि नहीं होता है। कोई भी चीज, ब्राइट चीज जो है वो ज्यादा ब्राइट कब दिखेगी, जब उसका बैकग्राउंड पूरा ही काला हो। जैसे ब्लैक बोर्ड होता है, उस पर व्हाइट चौक से लिखते हैं तो बहुत सुंदर क्लियर दिखता है कि नहीं दिखता है अपने पास। ऐसे कपड़ों में भी होता है, ब्लैक एंड व्हाइट का कॉम्बिनेशन होता है अपने पास। कई लोग पहनते हैं कि ब्लैक कलर की पैंट पहनते हैं और व्हाइट कलर का शर्ट पहनते हैं, तो वो ब्लैक एंड व्हाइट का कॉन्ट्रास्ट कॉम्बिनेशन बोला जाता है। कॉन्ट्रास्ट का मतलब होता है अपोजिट कलर्स, सेम कलर नहीं है वो। कौन से कलर्स हैं वो, अपोजिट कलर्स हैं। तो ग्रेट कॉन्ट्रास्ट के लिए अपने पास एम्पलीट्यूड एग्जैक्टली सेम हो, और अगर एग्जैक्टली सेम नहीं है तो अप्रोक्सीमेटली सेम होने ही चाहिए अपने पास, ठीक है। ये कंडीशन ऑफ इंटरफेरेंस में भी पढ़ाऊंगा। तो ब्लैक फ्रिंज के लिए अपने पास इंटेंसिटी कितनी हो जाएगी, जीरो के इक्वल हो जाती है। क्लियर है। अब एक बार आप स्क्रीनशॉट लें, इसी का टॉपिक बचा हुआ है वो मैं आगे लेता हूं। हाँ, सारी किसके भी होता है। बचा हुआ काम कर देते हैं। हाँ, बचाया वो करा दूंगा बस, अब इसी का टॉपिक है। हाँ भाई, देखो डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस के लिए एंगल 90 क्यों नहीं होता है, ये तो बेटा रिजल्ट लेके देखते हैं कि कौन से एंगल पे होता है अपने पास। जीरो कब होता है, 90 पे जीरो थोड़े होता है अपने पास, माइनस में होना चाहिए ताकि डिक्रीज हो अपने पास। तो वो तो रिजल्ट लेके देखा जाता है, एक इधर है और एक इधर है तो नेगेटिव आएगा कि नहीं आएगा साइन। अब इधर है तो नेगेटिव थोड़े आएगा, फिर तो रूट में a स्क्वायर प्लस क्या हो जाएगा, b स्क्वायर, ठीक है। इसलिए लेते हैं। अब एक और चल लेते हैं अपन, फेज डिफरेंस और रह गया था, लास्ट करा देता हूं मैं। थीटा इज इक्वल टू टेन इनवर्स em2 साइन पाई प्लस em1 em2 cos पाई।
आप जानते हैं कि साइन 180 का वैल्यू जो है वो 0 होता है। हाँ देख लिया, वो 0 होता है। ये 0 तो पूरी टर्म ही 0, देन थीटा इज इक्वल टू tan इनवर्स 0, और ये भी किसके इक्वल हो जाएगा, 0 के इक्वल हो जाता है। तो रिजल्टेंट वेव जो है वो इनिशियल वेव्स के साथ साथ चलती है। डायग्राम बना देता हूं। ये देखो भाई, ये मैं फर्स्ट वेव ले रहा हूं, ये फर्स्ट वेव हो गई। अब सेकंड वेव जो है ना वो यहां से ले लेता हूं, क्योंकि पाई का फेज डिफरेंस दे देते हैं अपन। तो ये पाई का फेज डिफरेंस दे दिया अपन ने, ये लो, ये पाई का फेज डिफरेंस दे दिया। इसका एम्पलीट्यूड हो गया EM2 हो गया, इसका एम्पलीट्यूड जो होगा वो EM1 हो जाएगा। अब एक बार देखो, ये पॉजिटिव और ये क्या है, नेगेटिव है, फिर ये पॉजिटिव और ये क्या है, नेगेटिव है। तो अगर ये 4 है, ये 3 है, तो 1 आ जाएगा अपने पास। तो जो रिजल्टेंट वेव होगी वो इन दोनों से भी छोटी होगी, ये नन्ही मुन्नी वेव यूं चलेगी अपने पास, और ये रिजल्टेंट होगी, एम्पलीट्यूड जो होगा वो होगा EM1 माइनस EM2। एक चीज और बता देता हूं, इसका क्रेस्ट है, इसका ट्रो है, फिर इसका क्रेस्ट है, इसका ट्रो है। तो डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस में क्रेस्ट मीट्स विथ ट्रो एंड ट्रो मीट्स विथ